वेलकम डियर स्टूडेंट, मेवनबल एकेडमी बाड़मेर के यूट्यूब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। अभिनंदन। मैं अमृत लखारा फिजिक्स के इस पड़ाव में पिछली क्लासों में हमने ये पढ़ा कि भौतिक राशियाँ कौन कौन सी है, उनकी इकाइयाँ भौतिक इकाइयाँ कौन कौन सी है। ठीक है ना। एक बार आपको मैं बता देता हूँ कि 11th क्लास की जो फिजिक्स है वो इस प्रकार नहीं है कि जैसे 10th क्लास में फर्स्ट चैप्टर में फर्स्ट जो टॉपिक है सर वो ही पढ़ाते हैं। नहीं, 11th क्लास में जो फर्स्ट चैप्टर है और उसके अंदर हम जो पढ़ाते हैं उसको इस प्रकार पढ़ाते हैं कि ताकि जो चीज़ें विद्यार्थी को पहले सीखनी चाहिए वो हम पहले पढ़ाते हैं, उसके बाद बाकी चीज़ें। हम कभी ऐसा नहीं, किताब के अकॉर्डिंग नहीं है कि भाई पहला जो टॉपिक दिया है पहला सर वही पढ़ाएंगे उसके बाद सर वही पढ़ाएंगे। नहीं, बाकायदा हम न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ा रहे हैं, लेकिन हमें पता है कि पहले बच्चों को कौन सा टॉपिक पढ़ना चाहिए। टॉपिक सभी पढ़ाए जाएंगे, एक भी टॉपिक आपका स्किप नहीं होगा। ठीक है ना। तो उसी कड़ी के अंदर अभी आज का जो टॉपिक है एकदम नया है, विमाएं, डायमेंशंस। इसको इंग्लिश में बोलते हैं डायमेंशंस, इंग्लिश में बोलते हैं, और हिंदी में बोलते हैं विमाएं। ये अपने आप में एकदम नया टॉपिक है। आज से पहले न तो आपने इसके बारे में कभी सुना होगा न कभी आपने पढ़ा होगा। तो आज इसको पहली बार पढ़ेंगे और काफ़ी लंबा चौड़ा ये टॉपिक है, इसको आप देखोगे। ठीक है। अब आपको ये पता है कि जैसे हमने लिख दिया यहाँ पर क्षेत्रफल, तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। और इस फॉर्मूले को देखकर हम कह सकते हैं कि किसी भी वस्तु का जो क्षेत्रफल होता है वो लंबाई और चौड़ाई के ऊपर डिपेंड होता है। यदि आपने किसी भी वस्तु की लंबाई में चेंज किया या आपने चौड़ाई में चेंज किया या दोनों में चेंज किया तो उसके क्षेत्रफल में भी क्या होगा, चेंज होगा। ये हमें पता है, क्योंकि हम डायरेक्ट फॉर्मूला देखकर हम बता सकते हैं कि हाँ कि आपने उसकी लंबाई में चेंज किया या चौड़ाई में चेंज किया तो उसका क्षेत्रफल चेंज होगा ही होगा। अब आपने कहा कि सर उसकी लंबाई उतनी है और चौड़ाई भी उतनी है, लेकिन ये जो वस्तु है वो लोहे की है और उतनी लंबाई उतनी ही चौड़ाई और उतनी ही सब कुछ डायमेंशंस, लेकिन ये जो वस्तु है वो है लकड़ी की है। इसकी लंबाई भी L, इसकी भी L, इसकी चौड़ाई भी, इसकी चौड़ाई भी V है। और बोला जाए आपसे ये कि किसका क्षेत्रफल अधिक होगा और किसका कम होगा, तो आप क्या कहोगे, सर दोनों की लंबाई समान है, दोनों की चौड़ाई भी समान है, तो दोनों का जो क्षेत्रफल होगा वो भी क्या होगा, समान होगा। इसका भी ये होगा, इसका भी क्या होगा, ए होगा। तो इसका मतलब ये है कि जो क्षेत्रफल है वो वस्तु के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है। यदि आप इसको मापोगे तो लोहे का द्रव्यमान आपको ज़्यादा मिलेगा, लकड़ी का द्रव्यमान क्या मिलेगा, कम मिलेगा। तो कहने का मतलब ये द्रव्यमान अलग अलग होने पर भी क्षेत्रफल जो है वो हमें समान मिलता है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जो क्षेत्रफल है वो केवल लंबाई और चौड़ाई के ऊपर ही डिपेंड होता है, वस्तु के द्रव्यमान पे डिपेंड नहीं होता, चाहे वो लकड़ी की हो चाहे वो लोहे की हो। इसको तुमने देखकर सीधा सीधा बता दिया यहाँ पर। अब आपको बोला जाए कि क्या क्षेत्रफल समय के ऊपर डिपेंड है, तो आप फॉर्मूला देखोगे सर फॉर्मूले में कहीं पर भी समय नहीं आ रहा है, तो क्षेत्रफल जो है वो समय पर डिपेंड ही नहीं है। अब आपको ये कहा जाए कि किसी वस्तु का जो घनत्व है वो क्या होता है, वो होता है द्रव्यमान बटा आयतन। तो आप सीधा सीधा कह दोगे कि सर किसी भी वस्तु का जो घनत्व है वो द्रव्यमान और आयतन के ऊपर डिपेंड है। अब मैंने कह दिया कि यदि किसी वस्तु की लंबाई चेंज करने पर या चौड़ाई चेंज करने पर या उसकी मोटाई चेंज करने पर क्या उसका घनत्व चेंज होगा, तो आप कहोगे कि सर इस फॉर्मूले में कहीं पर भी द्रव्यमान नहीं है और कहीं पर भी लंबाई नहीं है। यहाँ पर तो क्या द्रव्यमान है और कहीं पर भी लंबाई नहीं है, यहाँ पर तो केवल क्या है कि केवल द्रव्यमान और आयतन है। इस फॉर्मूले में केवल द्रव्यमान और आयतन है। तो सर घनत्व केवल द्रव्यमान और आयतन पर डिपेंड है, लंबाई पर डिपेंड नहीं है। सर आप सीधा आप एक बार देखकर ये कह दोगे, लेकिन जब हम विस्तार में पढ़ेंगे कि जो आयतन है वो किससे मिलकर बना होता है, लंबाई गुना चौड़ाई इंटू ऊंचाई, लेकिन वो यहाँ पर लिखी हुई नहीं है। लिखा हुआ क्या है यहाँ पर, आयतन, और इतना हम डीप में गए नहीं, है ना। तो कोई भौतिक राशि किस प्रकार अन्य भौतिक राशि पर निर्भर करती है, इस बारे में आज अपन यहाँ पर पढ़ेंगे। अब यहाँ सीधे तौर पर देखने पे हमें पता नहीं चला कि घनत्व है क्या वो लंबाई पर डिपेंड है या समय पर डिपेंड है ना। अब हम क्या करेंगे, एक ऐसा टॉपिक पढ़ेंगे जिससे हमें ये पता लग जाएगा कि कौन कौन सी व्युत्पन्न राशि किन किन मूल राशियों के ऊपर डिपेंड है, कौन कौन सी व्युत्पन्न राशि किन किन मूल राशियों पर डिपेंड है।
उसके बारे में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। मतलब आप उनका फॉर्मूला देकर आप बता सकते हो क्या ये भौतिक राशि या ये व्युत्पन्न राशि लंबाई पे डिपेंड है, क्या ये द्रव्यमान पे डिपेंड है, या क्या समय पे डिपेंड है। यदि उसमें समय कहीं पर भी नहीं आता है तो कितना भी करो वो समय पर डिपेंड नहीं होगी। जबकि फॉर्मूले देकर हम कह नहीं सकते पक्का कि हाँ ये उन पे डिपेंड है या नहीं है, नहीं। लेकिन विमा देकर या विमीय फॉर्मूला देकर, विमीय सूत्र देकर आप ये कह सकते हैं कि हाँ ये व्युत्पन्न राशि है वो उन फलानी राशि के ऊपर डिपेंड है। ठीक है, तो कुछ बेसिक है उसको अपन सीखेंगे, उसके बाद इस टॉपिक पर अपन आएंगे। ठीक है, पहली बार टॉपिक पढ़ रहे हैं, सिंपल सी चीज़ है, पहले कभी पढ़ा हुआ नहीं है तो थोड़ी सी इसमें मेहनत ज़्यादा लगेगी सीखने के अंदर। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये चीज़ समझ में नहीं आती, समझ में आती है, सब बच्चों को आती है, बहुत सिंपल भी है। इसके ऊपर अपन क्वेश्चन भी अभी लेंगे। यहाँ पर लंबाई को आप हमेशा L से लिखोगे, किससे? L कैपिटल से। उसके बाद अब चौड़ाई आती है, मोटाई आती है, ऊंचाई आती है, गहराई आती है, दूरी आती है, विस्थापन आता है, स्थिति आती है। ये अब चौड़ाई भी क्या होती है? लंबाई तो होती है, मोटाई भी एक लंबाई होती है, ऊंचाई भी एक लंबाई, गहराई भी लंबाई, दूरी भी एक लंबाई है, विस्थापन भी एक लंबाई और स्थिति भी लंबाई है। तो मतलब ये कि यदि ये सब चीजें आती हैं, इन सबको किससे लिखना है? L से। यदि फॉर्मूले में कहीं पर भी ये सब आ गई तो उससे आप L से लिखोगे। L क्या है वो सब आप अपन पढ़ेंगे यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर द्रव्यमान यदि आता है आपके सामने कहीं पर भी, द्रव्यमान को लिखना है M से। अब M लिखो या M लिखो एक ही बात होती है। समय को लिखना है आपको T से, ताप को लिखना है K से, धारा लिखनी है आपको A से। ठीक है, तो कुल मिलाकर ये कुछ चीजें उसको थोड़ा सा ध्यान रखना। हम कर क्या रहे हैं? हम ये कर रहे हैं, हम किसी भी व्युत्पन्न राशि को मूल राशियों के अंदर कन्वर्ट करेंगे। अभी किसी भी व्युत्पन्न राशि को मूल राशि के अंदर कन्वर्ट करेंगे, मतलब उसके अंदर केवल मूल राशि होगी, उसके अलावा कुछ भी नहीं होगा, है ना। तो ये जो प्रोसेस है अपन ये अभी करने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद पदार्थ की मात्रा आ जाए कहीं पर तो उसको लिखेंगे MOL, मोल, और प्रतिबंध तीव्रता उसको लिखेंगे CD से यहाँ पर। तो कुल मिलाकर अपने पास 7 मूल राशियां होती है, और ये 7 की 7 मूल राशि अपने पास 1 2 3 4 5 6 7। सर इनके अलावा कुछ है ही नहीं ना। हमें करना क्या? हमें ये करना, हमें व्युत्पन्न राशि को इस L, M, T, K, A, मोल और CD के फॉर्म में चेंज करना है। ठीक है, तो अपन आज पढ़ेंगे। तो पहली परिभाषा विमा। डायमेंशन इसको इंग्लिश में कहते हैं, किसी व्युत्पन्न राशि को मूल राशि में बदलने पर मूल राशियों पर लगी घात या लगी घातें कौमा विमा कहलाती है। कैसे होते हैं एग्जाम्पल अपन यहाँ पर लेंगे। ठीक है, क्या कहा यहाँ पर हमने कि किसी व्युत्पन्न राशि को मूल राशि में बदलने पर मूल राशियों पर लगी जो घातें होती है उन्हें विमा कहते हैं। यहाँ पर जैसे एग्जाम्पल यहाँ पर लिया मैंने क्षेत्रफल। किसी की भी विमा लिखने से पहले आपको उसका फॉर्मूला आना चाहिए। क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या आएगा कि इनकी विमा लिखिए। कैसे लिखना है? क्षेत्रफल को लिखते हैं A स्मॉल या A कैपिटल। अब अभी आपको कहा लंबाई को किससे लिखना है? L से, गुणा चौड़ाई को भी L से। तो यहां पर ये L और L कितना हो गया? L स्क्वायर। तो L पर लगी जो घात है उसको बोलेंगे विमा। तो यहां पर लंबाई की विमा कितनी है? 2 है। ठीक है, उसके बाद अगली डेफिनेशन आती है विमीय सूत्र की।
ठीक है, तो किसी व्युत्पन्न राशि को मूल राशि में बदलने पर जो फॉर्मूला हमें मिलता है उसे बोलेंगे विमीय सूत्र बोलेंगे, जिसको हमेशा m की घात a, l की घात b और t की घात c से लिखा जाता है। तो ये अपने पास क्या कहलाता है, ये हमें कहलाता है विमीय सूत्र कहलाता है कि किसी व्युत्पन्न राशि को m की घात a, l की घात b, t की घात c के रूप में लिखना विमीय सूत्र कहलाता है। m यहाँ पर क्या है, द्रव्यमान की, l यहाँ पर लंबाई की और t यहाँ पर क्या है, समय की, और a b c क्या है, एक। अब आप क्या है यहाँ पर देखो, द्रव्यमान की विमा कितनी, a, जो ये घात है, घात, इस घात को बोलते हैं विमा। तो यहाँ पर द्रव्यमान की विमा क्या है, a, लंबाई की विमा क्या है, b, और समय की विमा क्या है, c यहाँ पर। और अगला आता है अपने पास विमीय समीकरण। तो किसी भी भौतिक राशि, किसी भी भौतिक राशि को उसके विमीय सूत्र के बराबर, विमीय सूत्र के बराबर लिखने पर जो समीकरण प्राप्त होता है उस समीकरण को विमीय समीकरण कहा जाता है। जैसे ये तो अपने पास विमीय सूत्र हो गया, ऊपर जो घातें लगी हैं उसको विमा कहेंगे, और जैसे क्षेत्रफल अपने पास a बराबर, अब देखो यहाँ पर क्षेत्रफल में कहीं पर भी द्रव्यमान आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है, तो द्रव्यमान की विमा क्या हो जाएगी, शून्य हो जाएगी। उसके बाद l कितना आ रहा है, 2, तो द्रव्यमान, तो लंबाई की विमा कितनी होगी, 2। उसके बाद कहीं पर भी समय आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो उसको क्या लिखेंगे, 0। अब आप कहोगे सर क्षेत्रफल की आपने विमीय सूत्र लिखा है ये, और अभी आपने बताया कि L2 होता है। किसी भी भौतिक राशि पर यदि घात 0 होता है तो उसका मान होता 1, तो ये 1 हो गया, ये भी 1 को L2 से गुणा करोगे हमें क्या मिलेगा, L2। किसी भी राशि की घात 0 है, वो राशि बोली चाहे 10 हो चाहे 100, इनकी घात 0 है तो उनका मान हमेशा कितना आता है, 1 आता है। इस बात का ध्यान रखना। तो कुल मिलाकर हमें अब जितनी भी भौतिक राशियां हैं, जितनी भी व्युत्पन्न राशियां हैं, उसको MLT के फॉर्म में हमें लिखना है यहाँ पर। इसका फायदा क्या होगा अभी हम यहाँ पर देखेंगे। जैसे ये क्षेत्रफल है तो इसकी विमीय सूत्र क्या आ गया, L2, मतलब जो क्षेत्रफल है वो केवल लंबाई पर ही डिपेंड करेगा, द्रव्यमान पर डिपेंड नहीं करेगा। द्रव्यमान आ ही नहीं रहा है इसके अंदर, नहीं समय आ रहा है, नहीं धारा आ रही है, ये तो केवल किस में आ रहा है, लंबाई में आ रहा है। यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान, किसी वस्तु का क्षेत्रफल चेंज करना है या परिवर्तन करना है तो हमें केवल लंबाई में ही परिवर्तन करना पड़ेगा, कम या ज्यादा, जैसा वो कहे वैसा। तो कहने का मतलब यहाँ पर ये हुआ कि हमें कुल मिलाकर सभी जितने भी फॉर्मूले हैं उसको इस फॉर्मेट में लिखने पड़ेंगे। तो कुछ एग्जाम्पल लेके चलते हैं, यहाँ पर आराम से देखेंगे तो चीजें समझ में आएगी। नया टॉपिक है, पहले कभी आपकी पढ़ा हुआ नहीं है, तो थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान देना, प्रैक्टिस खूब करेंगे अपन। कॉपी पेन आपके पास है तो उसको लेकर बैठो और साथ साथ उसको देखते जाओ। लेकिन इसमें एक बात पक्का है कि आपको फॉर्मूले आने चाहिए। फॉर्मूले किसके, वेग के, विस्थापन के और त्वरण के, चाल के, ये सब कहाँ पढ़े, 9th क्लास 10th क्लास सबके पढ़े हुए, ऐसा कोई नहीं है जिसके नहीं पढ़ा हुआ है। तो सबसे पहले क्षेत्रफल के अपने लिख दिए अपन अभी, लंबाई गुणा चौड़ाई, ठीक है। तो ए, जिसका भी विमीय सूत्र लिखना हमेशा उसको बड़े कोष्टक में लिखो, इसका आ जाएगा L2। सेकेंड, साथ साथ प्रैक्टिस करो आयतन। तो आयतन की विमा बताओ क्या होती है, या आयतन का फॉर्मूला बताओ पहले। सर लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो आयतन को किस में लिखेंगे, V से, बड़े कोष्टक में बराबर। ये जो ना, ये इसको विमीय समीकरण कहा जाता है, और केवल ये इतना, इसको विमीय सूत्र कहा जाता है। और L पर जो घात है उसको विमा कहा जाता है। तीनों अलग अलग चीज है, मिक्स मत करना। लेकिन बहुत बार हम आमतौर पे यही बोलेंगे कि लंबाई की विमा लिखो या क्षेत्रफल की विमा लिखो, ये बोलते हैं। बाकी एक्चुअल में क्या था, विमीय फॉर्मूला होता है, ठीक है। L का L1, इसका भी L1 और ऊंचाई का भी L1, तो ये हो जाएगा L3, खत्म।
अब चाहो उसको ऐसे लिख दो, क्या इसमें m है क्या? नहीं है, नहीं है तो m की घात 0 लिख दो। l है सर, हाँ है, कितना है? 3 है, 3 लिख दो। t है क्या? नहीं है सर, उसको 0 लिख दो। तो ये अपने पास होगी आयतन की विमा। आगे चलते हैं यहाँ पर 3 नंबर, दूरी और वेग। वेग की लिखते हैं, वेग बराबर विस्थापन बटा समय। वेग बराबर विस्थापन बटा समय। तो वेग को लिखते हैं स्मॉल v से। विस्थापन भी एक लंबाई है, लंबाई की विमा होती है L1, समय है T1। तो ये L1, T1 को ऊपर भेजोगे तो T की घात हो जाएगी -1। तो ये आ गई वेग की विमा या वेग का विमीय फॉर्मूला। उसके बाद 4 नंबर, चाल। चाल होती है अपने पास दूरी बटा समय। चाल को भी लिखते हैं ऐसे, ऐसे दूरी की L1 और ये होगी T1। L1 T1 ऊपर गया तो -1। तो सीधी सी बात है, यदि आपको इस विमीय फॉर्मूले के उपयोग क्या है, देखो यहाँ पर यदि आपको किसी वस्तु की चाल बढ़ानी है तो आप चाल बढ़ाने के लिए आप क्या कर सकते हो, यदि आपको किसी वस्तु की चाल बढ़ानी है तो केवल आपको 2 चीजों पर काम करना पड़ेगा, लंबाई पर और समय पर। लंबाई मतलब जो पथ है आपको, और उसके समय पर। द्रव्यमान कहीं पर भी चाल को बढ़ाने या घटाने में रोल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर द्रव्यमान आएंगे अपने पास। यहाँ पर तो केवल 2 चीजें आ रही है, लंबाई और समय। तो किसी वस्तु की जो चाल है वो इन 2 के अलावा किसी पर भी डिपेंड नहीं होगी बस। तो ये तो विमा का एक फायदा होता है कि विमीय फॉर्मूला देकर आप बता सकते हो कि कौन सी विस्मृत राशि किन किन मूल राशि पर डिपेंड है, तो ताकि हम उसी को ही चेंज करेंगे और उसमें हमें फायदा मिल जाएगा। चाल आ गया। उसके बाद 5 नंबर, त्वरण। त्वरण क्या होता है? वेग में परिवर्तन बटा लगा समय। त्वरण को लिखते हैं स्मॉल a से। वेग में परिवर्तन। अब परिवर्तन का मतलब क्या होता है कि अधिक में से कम को माइनस करना। तो पहले वेग कितना था, बाद में वेग कितना हो गया, तो वेग में चेंज कितना हुआ हम माइनस करेंगे। जैसे एक मान लीजिए एक कोई व्हीकल है, उसका वेग आरंभिक वेग है 2 मीटर पर सेकंड, बाद में इसका वेग हो गया 10 मीटर पर सेकंड। तो पहले 2 था, बाद में 10 हुआ, तो चेंज कितना हुआ 8 मीटर पर सेकंड। मतलब आप माइनस किया तो उत्तर तो वेग नहीं आएगा। जैसे 3 मीटर कपड़ा माइनस 2 मीटर कपड़ा, कितना आएगा 1 मीटर कपड़ा। तो मीटर में से मीटर माइनस करोगे उत्तर तो क्या आएगा, मीटर ही तो आएगा। तो यहाँ पर अपने पास क्या है कि वेग में परिवर्तन, ऊपर आएगा क्या वेग, तो वेग की विमा क्या होती है, वेग का विमा होती है अपने पास L1 T-1 होता है। सही है, तो इसको लिख देंगे यहाँ पर L1 T-1। अभी मैंने कहा ना कि फॉर्मूला जब तक याद नहीं होगा आप विमा नहीं लिख सकते किसी का भी। तो इसलिए आपको ये एक बार सब प्रैक्टिस, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है। आप समय के साथ बैठोगे पढ़ोगे तो आप जो आपकी बुक है NCERT बुक है उसमें सब पीछे की ओर शायद तक ये आपको एक टेबल दी गई है बुक में। अब आप क्या करोगे, बुक ढूंढोगे, बुक में स्टार्ट में देखोगे सर स्टार्ट में तो ये दी हुई नहीं है ना। तो किसी बुक में जो है वो स्टार्ट में दी हुई है और जो बाद में प्रिंट हुई है उसमें पीछे दी हुई है आपको। तो दी हुई बुक में पक्की है, मेहनत करनी पड़ेगी, ढूंढना पड़ेगा। वेग में परिवर्तन मतलब वेग की विमा L1 T-1, समय की विमा T1। अभी T1 ऊपर गया तो T की घात -1 होगी, -1 और -1 कितनी होगी -2। तो L1 T-2। 2-3 बार प्रैक्टिस करोगे तो सब चीज़ें आसान हो जाती है, बिना मेहनत के कुछ काम नहीं होता है। तो एक होगी L1 T-2 यहाँ पर। आगे चलते और 6 बल। बल का फॉर्मूला क्या होता है एक बार रिवाइज कीजिए अपने दिमाग में, फिर मैं लिखता हूँ यहाँ पर। बल आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा, F = ma। बल F = ma, m मतलब द्रव्यमान इनटू त्वरण। ये
तो ये होता है एफ। द्रव्यमान की विमा क्या होती है, एक बार वापस बोलो, m1 अभी बताया मैंने यहाँ पर, और त्वरण की विमा निकाल दी अपन ने L1 T - 2। तो बल की विमीय फॉर्मूला m1 L1 T - 2, m1 L1 T - 2। उसके बाद आता है कार्य। अब फिजिक्स में बहुत से फॉर्मूले हैं, सब फॉर्मूलों की विमा यहाँ पर लिख नहीं सकते, बाकी सब आपको प्रैक्टिस करना, जिसमें डाउट हो तो उसको देखना आप। कार्य होता बल इंटू विस्थापन। अब जब आप टेबल देखोगे तो टेबल में कुछ ऐसी चीज आएगी, संवेग, आवेग, बलागुण, जड़ता गुण, कोणीय संवेग, रेखीय संवेग, ये सब कुछ आएगा, और कहोगे सर ये तो हमें कभी पढ़ाई नहीं अभी तक आपने, है ना। तो वो सब कब होगा, जैसे आप फिजिक्स में फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर और ऐसे करते करते अंतिम चैप्टर पढ़ोगे, उस टेबल में जितने भी नाम दिए, जितने भी भौतिक राशि दी, वो सब अपन पढ़ लेंगे, है ना। तो सब राशि एक साथ यहाँ पर पढ़ी नहीं जाती। जैसे अगला चैप्टर स्टार्ट होगा, अपने पास न्यूटन की गति के नियम भी है, तो उसके अंदर बल आएगा, उसके बाद कार्य वाला है, उसके बाद शक्ति वाला चैप्टर है, जब शक्ति आएगा जितना सब कुछ आएगा उसमें हम बताते जाते हैं, है ना। इसलिए क्या करना है, अभी जितनी आ रही है उतनी पढ़ेंगे, बाकी सब प्रैक्टिस पर रखेंगे अपन, ठीक है। जैसे चैप्टर आगे बढ़ेगा, चैप्टर में जैसे अपने शक्ति वाला चैप्टर लिया, तो शक्ति की मैं परिभाषा लिखाऊंगा, शक्ति का मैं लिखाऊंगा फॉर्मूला, उसके बाद शक्ति की मैं विमा भी लिखाऊंगा। कार्य होता है W लिख दीजिए अपने। बल की विमा m1 L1 T - 2 और विस्थापन का L1, तो इसका हो जाएगा m1 L2 T - 2, ठीक है। उसके बाद एक और लिख दीजिए संवेग। क्या होता है अपने पास, द्रव्यमान इंटू वेग। फॉर्मूले आपको याद करने ही पड़ेंगे किसी भी हालत में। द्रव्यमान इंटू वेग, द्रव्यमान का हो गया m1, वेग का L1 T - 1, ये संवेग लिखते P, पढ़ा होगा न्यूटन 9th क्लास के अंदर, mv, P = mv। उसके बाद एक और लिख देते हैं ऊर्जा की विमा। अब ऊर्जा कौन सी सर, गतिज या स्थितिज, कोई भी ले लो। स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है mgh, होता ही नहीं होता फॉर्मूला, जिसमें m क्या होता है अपने पास, द्रव्यमान, g होता है गुरुत्वीय त्वरण। अब गुरुत्वीय त्वरण हो या त्वरण हो, बात एक ही है, तो विमा सेम। h होती है ऊंचाई, तो m द्रव्यमान का m1 हो जाएगा, g गुरुत्वीय त्वरण और उसकी विमा वो L1 T - 2, और ऊंचाई है तो L1। मैंने आपको वीडियो में स्टार्ट से बता दिया था कि चाहे ऊंचाई हो, चाहे गहराई हो, चाहे मोटाई हो, चाहे लंबाई हो, चाहे दूरी हो, चाहे विस्थापन हो, चाहे स्थिति हो, सबकी विमा क्या होती है, L1 होती है योगी। तो याद है कि m1 L2 T - 2। अब मन में ये क्वेश्चन आएगा, सर कार्य की विमा और ये ऊर्जा की विमा दोनों बराबर आ रही है। अरे हाँ, बराबर आती है, तभी तो ऊर्जा की इकाई भी क्या होती है, जूल, और कार्य की इकाई भी क्या होती है, जूल होती है। यहाँ पर ये विमा का दोष है, दोष अपन बाद में पढ़ेंगे कि कुछ भौतिक राशि ऐसी होती है जिनकी विमा समान होती है। अब आपने संवेग निकाली है, आगे मैं पढ़ाऊंगा आवेग। आवेग की विमा भी संवेग के बराबर आती है। आवेग क्या है, जो चौथा पार्ट चैप्टर अपना चलेगा उसके अंदर बकायदा अपन पढ़ेंगे आवेग होता है अपने पास इम्पल्स I = F डेल्टा T, बल इंटू अल्प समय, बल की m1 L1 T - 2, समय क्या आ जाएगी T1, ठीक है। तो यहाँ से m1 L1 T - 1, तो ये संवेग की विमा और आवेग विमा दोनों बराबर आ रही है यहाँ पर। तो कुछ भौतिक राशि ऐसी होती है जिनकी विमा समान आती है, विमा के आधार पर उनको अलग अलग नहीं कर सकते। ये दो से बाद में अपन पढ़ेंगे, अभी तो आपके लिए आज का इतना है। आज के लिए आपके लिए प्रैक्टिस क्या करनी है, बुक में जो टेबल है, टेबल को देखना है, फॉर्मूला सबके लिखा हुआ है, फॉर्मूला सबकी विमा है, तो फॉर्मूला भी एकदम से याद नहीं होगा, तो धीमे धीमे फॉर्मूले याद कीजिए और उसकी विमा बनाइए। कोई दिक्कत हो तो बताना। धन्यवाद।